बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानी के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज अगली किस्त शुरू करने लगे हैं डी जाओ नावल की, और मेरा ख़्याल है थोड़ी सी अगर इसके बारे में बात कर लें। एक तो ये कि आपने ज़रूर इसकी आप ये नावल सुनेंगे इंशाल्लाह, और आपने इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया है। बहुत ही हसास टॉपिक पे है। अभी आपको इतनी समझ नहीं आई होगी क्योंकि अभी आपने एक किस्त नंबर पहली आपने सुना है, अभी आप दूसरी सुनेंगे, तीसरी सुनेंगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा कि मैं किस लिहाज से ये कह रही थी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था और उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपको इसकी हर किस्त जो है, आने वाली किस्त, वो एक्साइटमेंट में मुब्तला करेगी। और इसके साथ ही शुरू करते हैं। तो दोनों ने रिश्ता कबूल कर लिया था, फिर बचपन गुजर गया, जवानी आई तो मंसूब शख्स के हवाले से जज्बात फूटने की साथ आ गई। मगर ऐसा हुआ ही नहीं, वो कज़न से ही रहे। मिलते तो वही छेड़छाड़, लड़ाइयाँ, बातें, ना मिलते तो महीनों एक दूसरे का ख्याल तक ना आता। उसे लगा ऐसा ही होता होगा, कोई फिल्म तो नहीं चल रही कि सब काम काज छोड़कर गाने गुनगुनाने लगे। लेकिन अब जब उसने सुंदस को देखा तो उसे एहसास हुआ कि मंगनी के रिश्ते से कितने दिलफरेब एहसासात जुड़े होते हैं। आज़म फिर कुछ प्रैक्टिकल सोबर आदमी था, अहद तो एक शौक लड़का था। जब आज़म ये सब कर सकता था तो अहद क्यों नहीं? अहद की हर जगह बेशुमार लड़कियों से दोस्तियां थीं, लड़कों से भी थीं, मगर नवीरा को लड़कियों से उसकी दोस्तियां खटकती थीं। एक बार उसने तफ्तीश भी की थी तो यही निकला था कि सिर्फ दोस्तियां हैं। अहद के गिर्द खड़े लोगों के झुरमट में वो नुमाया नजर आना चाहती थी, उसके सीने पर लगे मेडल की तरह या उसके सर पर सजे ताज की तरह, मगर वो मजमे में मौजूद एक सूरत बनकर रह जाती थी। उस पर अहद के बिगड़े तेवर दोनों को खींचकर दूर कर रहे थे। मंगनी के वक्त दोनों एक जैसे ही थे, मगर अब देखो तो नवीरा के लायक वो हरगिज नहीं था। नवीरा क्लास टॉपर थी, जबकि अहद ने बमुश्किल एमए किया था। आजकल नालायक से नालायक लड़का भी किसी छोटे मोटे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ही लेता है, उससे वो भी ना हो सका। फिर मेहनत का जज्बा उसमें था ही नहीं, नौकरी मिल जाती तो करता नहीं था या निकाला जाता था। सुंदस की तारीख तय होगी और नवीरा ने एमफिल में दाखिला ले लिया। उसे लग रहा था मुस्तकबिल में घर भी उसे ही चलाना पड़ेगा। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाए, ये बड़ा मरहला होता है। लड़की की खुशकिस्मती होती है अगर उसके मैके और ससुराल में दोस्ती हो, एहतराम हो। इस मामले में भी वो खुशकिस्मत थी। उसकी किस्मत नवीरा के मामले में चौखी थी। मंगनी पर, उसके बाद ढोलकी पर उसके ससुराल वाले उसकी मिलनसार अक्लमंद सहेली से मिलकर बहुत खुश हुए थे। इस अक्लमंद सहेली ने मज़ीद अक्लमंदी दिखाई और मेहंदी की तकरीब में अपने मंगेतर / कज़न के साथ आ गई। नवीरा की अम्मी नहीं थी और अब्बू अक्सर बीमार रहते थे। वो मेहंदी के शोर शराबे वाले फंक्शन में आना नहीं चाहते थे। नवीरा का भाई यावर भी बहुत आराम पसंद था और बहन के इजाफी नखरे नहीं उठाता था। उसे तो खुद लाडला बनने की आदत थी, इसलिए अब्बू ने अहादी से कहा था कि नवीरा को सुंदस की मेहंदी पर ले जाए। उनके घरों में आम होता था, लेकिन सुंदस के ख़ानदान में बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था। अपने शौहर से अहद का तारुफ करवाते हुए सुंदस की बाजी के पसीने छूट गए थे। सुंदस की अम्मी और इफ्रा का भी मुंह खुला रह गया था कि वो अपने मंगेतर के साथ आई है। सब भी हैरान थे, मगर नवीरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो इतनी खुश थी कि उसे दुनिया की परवाह ही नहीं रही थी। अहद में खुशगवार तब्दीली आई थी। वो उसमें दिलचस्पी ले रहा था, उसकी दोस्तों की झुरमट में घुल मिल रहा था, सुंदस के दूसरे कज़न्स के साथ मिलकर भंगड़ा डाल रहा था। वहाँ बाकायदा तैयार करके डांस नहीं हो रहे थे, मगर गाने लगे थे और नौजवान हाथ पांव हिला रहे थे। अहद मजीद शौक हुआ। एक गाने में महबूब का जिक्र आया तो उसने आगे होकर नवीरा का हाथ पकड़ लिया और उसको उठाकर डांस वाली जगह पर ले आया जहाँ पर सिर्फ लड़के थे। नवीरा भी उसके कदम से कदम मिलाने लगी। उसे अहद के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये आपके फ्रेंड है? आज़म जानता था, फिर भी पूछा। वो दोनों स्टेज पर बैठे थे। सामने नवीरा और अहद अपनी लय में मगन नाच रहे थे। जी मेरे बचपन की सहेली है, इसकी मंगनी हो चुकी है, मंगेतर है उसका। दुल्हनबंदी सुंदस ने नवीरा की साइड ली। आज़म के ख़ानदान में ये बेतकल्फ़ी तो किसी सूरत कबूल नहीं थी। आज़म ने भी मंगनी के अरसे में सुंदस से सिर्फ सालगिरह या ईद पर बात की थी।
वैसे वो सिर्फ टेक्स्ट करते थे। वो हदूद का कायल था, जबकि नवीरा और आहट डांस करते रहे। सुंदस का दिल बेलगाम घोड़े की तरह धड़कता रहा। उसका मैका और ससुराल अमन व अमान का मंजर था, मगर आज़म उसकी बेहतरीन सहेली को कभी पसंद नहीं करने वाला था। ये बात उसे आज़म की खामोशी से समझ में आ गई थी। शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे, अभी से आज़म को सुंदस की खुशबू की आदत पड़ गई थी। उसके कान हमेशा सुंदस के ताकुब में रहते। वो अपने कमरे में अलग थलग बैठा भी होता तो सुंदस को घर में चलता फिरता महसूस करता। आज सुंदस ने बेबी पिंक कलर का सूट पहना था। कमीज के सामने वाला पूरा हिस्सा सिल्वर मोटे तारों से भरा था। शिफॉन दुपट्टे पर सिल्वर रंग के ढोलकी नुमा टसल्स लटक रहे थे। आज़म के कान दुपट्टे की सरसराहट सुन रहे थे जो उसके पीछे घसीटता आ रहा था। पहले वो अम्मी के पास कमरे में गई थी, फिर भाभी के पास लाउंज में बैठी हुई थी। इसके बाद बहुत देर से आवाज़ नहीं आई। गालबन वो किचन में जा चुकी थी। अब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके दुपट्टे की सरसराहट नज़दीक आती जा रही थी। ये है आपकी चाय। सुंदस मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो बहुत इजी गोइंग थी। सास की ख्वाहिश थी कि नई दुल्हन की तरह तैयार हो, तो वो रोज़ सुबह अच्छा जोड़ा पहनकर मेकअप करके तैयार हो जाती थी। शोहर नाश्ते का कहता तो दुपट्टा बांधती और चूल्हे के सामने जा पहुंचती। भाभी के बच्चों से खेलती, बातों और हंसी का जाल बिछाए रखती। 2 रोज़ पहले भाभी के बेटे उसामा ने उस पर दूध फेंक दिया था। उसने ज़रा बराबर बुरा नहीं माना। भाभी ने जितनी देर में उसामा के कपड़े बदले, इतनी देर में सुंदस भी कपड़े बदलकर मेकअप रीटच करके मैचिंग आवेज़े पहनकर दोबारा मौजूद थी। आज़म ने उसकी 3 इंच लंबी हील को देखकर फ़ख्र महसूस किया था। चाय टेबल पर ही रख दो, आ रहा हूँ, आज़म ने कहा। सुंदस ने काली लकड़ी की वजनी टेबल को देखा। उसके कमरे के हल्के भूरे बेडशीट के सामने बेड सेट के साथ वो बिल्कुल नहीं जचती थी। आज़म आदत के मुताबिक टेबल के सामने घूमने वाली कुर्सी पर बैठ गया और चाय पीने लगा। सुंदस ने मुड़कर अपनी सुनहरी कुर्सियों की जोड़ी को देखा। वो आसमानी कपड़े के साथ कितनी शहाना लग रही थी। पूरे कमरे में जो नज़र बट्टू था वो ये थी टेबल। पहले आज़म उस पर पढ़ता था, फिर कंप्यूटर का ज़माना आ गया। जब लैपटॉप का आया तो ये टेबल हर फन मौला बन गई। खाना पीना, काम करना सब यही होने लगा। इतना क्यों घूर रही हो? क्या नज़र लगाने का इरादा है? आज़म ने चाय की चुस्की भरकर कप वापस रखा। आपको नहीं, आपकी टेबल को घूर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कम उम्र लगने के लिए ज़बरदस्ती लड़कपन की निशानी संभाल रखी है। सुंदस अपनी सुनहरी कुर्सी पर बैठकर पाँव हिलाने लगी। एक मेज़ तो कमरे में ज़रूरी है ना। आज़म कप उठाकर उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा। ये ग्रीन पर्दे भी बुरे लग रहे हैं। मैं सारी बेडशीट्स आसमानी और ब्लैक लाई हूँ। सुंदस ने चारों तरफ तनकीदी निगाह दौड़ाई। आज़म ने खुद ही फर्नीचर लाने से मना किया था, वरना सुंदस के घर वाले तमाम बेडरूम सेट करवा कर देने का इरादा रखते थे। चलो बदल लेंगे, आज़म ने तसल्ली देते हुए कहा। अभी बदल लें, मैंने नेट वाले 1-2 पर्दे देख रखे हैं। सुंदस ने मोबाइल खोलकर तस्वीरें दिखाना शुरू कर दी। जब आज़म ने सब चीज़ें लेने से मना किया था तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ मौजूद चीज़ें सुंदस को काबिल कबूल नहीं होंगी। उसे लगता था जैसे वो रह रहा है, सुंदस भी रह लेगी। LCD दीवार में लगवा लेते हैं, यहाँ जगह हो जाएगी, मैं लैंप रख दूंगी। वो फहरिस्त तवील देने लगी। शादी के इब्तदाई दिन थे, वो रोज़ ही बाहर जाते थे। उस रोज़ गए तो सुंदस की पसंद के पर्दों का ऑर्डर दिया है। आज़म आहिस्ता से घर वालों की बात बता देता, मगर बातूनी सुंदस ने घर में कदम रखते सारी रोदात सुना दी थी। उसने अपनी लैब में ये नहीं देखा था, मगर आज़म अपनी अम्मी को उलझे तेवर देख चुका था। आज़म को ये भी याद था जब मारिया भाभी ने शादी के कुछ अरसे बाद कूलर उतरवा कर AC लगवाया था तो अम्मी ने गुस्से में खूब सुना दी थी। पसंद हो या ना पसंद हो, घर में बड़ों से पूछकर काम किया जाने का रिवाज ख़त्म नहीं होना चाहिए। साफ सुथरे और नए पर्दे हैं तुम्हारे, सिर्फ इसलिए बदल लिए जाएं कि रंग अच्छा नहीं है। ये कहाँ की समझदारी है। अम्मी खफा नहीं थी, मगर समझाना उन्होंने ज़रूरी समझा था। मेरे कमरे के पर्दे आप बाजी के कमरे में लगवा दीजिएगा, ज़ाया नहीं होंगे, आज़म ने समझाया। उसके बड़े भाई की तनख्वाह महदूद थी, फिर मारिया भाभी भी उनके जैसे सादा घर से आई थी। सुंदस के घर में मुलाजिम थे, रात का खाना मेज़ पर लगता था, सोफ़ों पर चादर नहीं डाली जाती थी। नया डिनर सेट चंद साल बाद घर में लगाकर पुराना कर लिया जाता था और उसकी जगह एक और नया ले लिया जाता था, इसलिए सुंदस को भी छूट दी जा रही थी।
مگر اعظم نے سوچ لیا تھا، پردے ہو چکے تھے، باقی پلان کو فی الحال ملتوی کر دیا جائے گا۔ اعظم کمرے میں آیا تو سندس باقاعدہ کمرے میں ہونے والی تبدیلیوں کی لسٹ بنا رہی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کمپیوٹر ٹیبل نکال کر نازک سی راٹ آئرن کی ٹیبل لے آؤں۔ سندس تو اپنے سپنوں کا گھر سجا رہی تھی، اس لیے چڑیا کی ماں نے چہچہاتی پھر رہی تھی۔ پردے آنے دو، باقی چیزیں آرام سے کر لیں گے۔ پیر سے میرا دفتر شروع ہو رہا ہے، جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ اعظم نے اس کا دل توڑے بغیر سمجھانا چاہا، مگر بعد میں جو ہوا اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس وقت دل توڑ دیتا تو دونوں کو کئی مسائل سے بچا لیتا۔ تائی جی نے فون کر کے بتایا کہ وہ شام میں چکر لگائیں گے۔ سب کو یہی لگا ابو کا حال پوچھنے آ رہے ہیں، بھائی ہیں، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، دونوں کا دل بہل دے گا۔ مگر تائی جی کے آنے کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ یاور کی شادی تو ہو ہی رہی ہے، آپ ساتھ ہی ہمیں نویرہ کی رخصتی بھی دے دیں۔ پہلے وہ خود ہی کہتے تھے کہ احد سیٹل ہو جائے تو نویرہ ایم فل بھی کر لے تو پھر ہی شادی کریں گے۔ گھر کی بات ہے، کیا جلدی ہے؟ یہ اچانک کیسے کایا پلٹ کی؟ بیوی تو میری ہے نہیں، ایک بیٹی ہے جس نے بھابھی کی شادی کی ساری ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ اس کو گھونگھٹ ڈلوا کر کیسے بٹھا دوں؟ ایسی جلدی کیا ہے؟ یاور کی خیر سے ہونے تو پھر نویرہ اور احد کا سوچتے ہیں، ابو نے فوراً جواب دیا۔ یاور بھائی کی شادی 2 ماہ بعد تھی، جبکہ تاریخ مہینوں سے طے تھی۔ میں کہہ رہا ہوں بچے جوان ہو گئے، نویرہ ادھر سے کالج جائے یا وہاں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب کرنا ہی ہے تو دیر کیوں کریں؟ تایا ابا ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، وہ پورا ذہن بنا کر آئے تھے۔ ساتھ بیٹھی تائی بھی شوہر کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ وہ نہایت دھیمے مزاج کی خاتون تھی جو تایا کی سخت طبیعت کے ساتھ بہت صبر سے گزارا کرتی آتی تھی۔ تم کوئی لمبی چوڑی تیاری نہ کرو، بس بچی کو اس کی ضرورت کا کچھ سامان دے دو، باقی تو سب ہے ہمارے پاس۔ تایا جی نے بھائی کو تسلی دی۔ نویرہ کوریڈور میں کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ اس نے احد کو میسج کیا، تم جانتے ہو تایا جی تاریخ لینے آئے ہیں؟ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا احد نے اسے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ اب تو ان کی مختصر ہی صحیح مگر روز بات ہوتی تھی۔ احد کی 2 بہنیں بھی تھی، ثنا کچھ نادان تھی مگر ہیرا سے تو اس کا بہن والا پیار تھا، اس نے بھی بھنک تک لگنے نہیں دی۔ پاپا کہہ تو رہے تھے وہ جلدی رخصتی جاتے ہیں، تم انکار کر سکتی ہو۔ احد کا جواب اسے مزید الجھا گیا۔ یعنی احد کو معلوم تھا، اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ وہ انکار بھی نہیں کر پایا؟ نویرہ الجھتی چلی گئی۔ تم ایم فل کرنا چاہتی ہو اس لیے کہہ رہا ہوں، شادی کے بعد پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ احد کو خود ہی اپنے جواب کی بدصورتی کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے جھٹ اگلا میسج کیا۔ ہماری مرضی تو بعد میں آتی ہے، کہ بڑوں کو اچانک کیا سوچی؟ نویرہ نے جواباً میسج کیا۔ آگے سے احد نے ایچ کے ساتھ ایم کی لمبی سی کتار بھیجی۔ کل ہونی ہے آج ہو جائے، حرج کیا ہے، تمہارے بھی فرض پورے ہوں گے، تایا جی نے زور دیا۔ نویرہ سوچنے لگی جب ابو سے پوچھیں گے تو وہ کیا کہے گی؟ اس کے دل میں تو لڈو کیا پاپ کارن تک کا ایک دانہ بھی نہیں پھوٹا تھا۔ کیا تھا جو احد نے رات اسے فون کر کے تایا جی کا ارادہ بتا دیا ہوتا، پہلے اسے قائل کیا ہوتا، کچھ اتنے بڑے فیصلے پر تسلی دی ہوتی؟ کیا منگنے کی طرح شادی بھی یوں بغیر ارمانوں کی ہوتی ہوگی اور کرنی پڑے گی؟ حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بھائی کی شادی بھی انجوائے کرنا نہیں کر سکے گی، پھر مہک بیاہ کر آتے گھر کیسے سنبھالے گی؟ یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ بھابھی کے ناز نخرے اٹھانے کو نویرہ کا یہاں ہونا بنتا ہے۔ ابو کو شادی پر اعتراض نہیں تھا، نویرہ نے بھی دل ٹٹولا، اسے بھی شادی کرنے میں کوئی آڑ نہیں تھا۔ پڑھائی، نوکری، یہ کام تو اسے شادی کے بعد بھی کرنے ہی تھے، پھر کیا تھا جو صحن کے کسی کونے میں لال جھنڈی دکھا رہا تھا؟ چلو یاور کی شادی ہونے دو، ابھی ساتھ ہی نویرہ اور احد کی شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یاور کی شادی کے بعد 2 ماہ بعد ان کی بھی کر دیں گے۔ تایا جی جیسے مشن نکال کر آئے تھے۔ میں بچوں سے مشورہ کر لوں؟ ابو نے کہا۔ مشورہ نہیں کرنا، قائل کرنا ہے۔ میرے گھٹنوں میں اتنی طاقت رہنے دو کہ بیٹے کی بارات پر بھنگڑا ڈال سکوں۔ تایا جی نے کہکا لگا کر ماحول بدلا۔ میں سارے انتظام کرواؤں گی، ہیرا اور ثنا اسے بہنوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گی، تائی بھی بولی۔ نویرہ اسی وقت اپنا جواب سوچنے لگی۔ اگر وہ یہ کہے کہ اسے احد سے شادی نہیں کرنی تو کیا یہ بات قابل قبول ہوگی؟ نہیں، پھر کل کو بھی اس سے ہی تو ہونی ہے، تو ابھی کیوں نہیں؟ اگلی صبح اس نے ابو کو رضامندی دے دی۔ وہ سندس کو کس قدر مس کر رہی تھی، اس کا احساس اسے تب ہوا جب وہ اتنے ہفتوں بعد سندس سے ملی تھی۔ تصویریں بھیجنا، فون پر ویڈیوز کا تبادلہ کرنا، کچھ بھی آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کے متبادل نہیں ہو سکتا تھا۔
आज़म तकनीकी सामान फराहम करने का काम करता था। छुट्टी के बाद दफ्तर ज्वाइन किया तो दूसरे शहर के कुछ विजिट्स मुंतज़िर थे। वो एक हफ़्ते के लिए अपनी टीम के साथ दूसरे शहर इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने चला गया था। सुंदस पहले 4 दिन मेके में रही थी, नवीरा की शॉपिंग में मदद की थी, अपने भी कई काम किए। सब कुछ पहले जैसा था और अच्छा लग रहा था। आज दोनों ने नवीरा का ब्राइडल ड्रेस फाइनल किया था और अभी हमारा सेलिब्रेट करने के लिए लंच कर रही थी। उफ, मेरी तो भूख से जान जा रही थी। नवीरा ने बर्गर की बड़ी सी चक्की ली। वो खुशकिस्मत थी, उसे खाया पिया मोटापे की सूरत नहीं लगता था। अहद भाई से कहना अगली नौकरी बर्गर वाली कंपनी में करें। इतनी खुशी तो तुम्हें शॉपिंग करने से नहीं हुई जितनी बर्गर खाने से हो रही है। सुंदस जानकर उसको छेड़ रही थी। उसे अपना वक्त याद आता था। आज़म के एक जुमले का सहर दिन भर उसके ख्यालों में छाया रहता था। यहाँ तो अहद और नवीरा मिलकर शॉपिंग भी कर रहे थे। पिछली रात वो अहद के बेस्ट फ्रेंड अदनान और उसकी बेगम के साथ खाने पर गए हुए थे, लेकिन नवीरा के चेहरे पर वो जो बामायनी खेज मुस्कुराहट देखना चाहती थी वो नहीं मिलती थी। शायद हर एक का तजुर्बा मुख्तलिफ होता है। ये नौकरी जेठ जी ने लगवा कर दी है, शायद इसलिए टिक कर रहे। अदनान भाई की सारी बातें मानता है, नवीरा ने बर्गर से इंसाफ करते हुए कहा। अब कज़न नहीं रहे, शौहर होने वाले, तो तड़ाक से मुखातिब मत किया करो, आप कहा करो, सुंदस ने टोका। वो तो अब आप होने से रहा, ये आदतें पक्की हो चुकी हैं। मैं दिल से इज्जत करती हूँ, यही काफ़ी है। आजकल तो बीवियाँ शौहर को जूते की नोक पर रखती हैं। अदनान भाई की बेगम कल सारे डिनर अपने शौहर से लड़ती रही। मैं शर्मिंदा होगी, वो नहीं हुई। बीवियाँ ऐसी होती हैं। तो अहद को चाहिए मेरे कदमों में सुर्ख कालीनें बिछाए। जो बेफिक्री और सुकून नवीरा को सुंदस के साथ महसूस होता था और किसी के साथ महसूस नहीं होता था, अहद के साथ भी नहीं। खुदा करे तुम्हारी सोबत का अहद भाई पर अच्छा असर पड़े, वो टिक कर काम करें, जिम्मेदारियां उठाएं, तुम्हारा इतना ख्याल रखें कि तुम खुद ही उन्हें आप कहने लगो। सुंदस ने दिल से दुआ दी। और अगर ऐसा ना हुआ तो अहद के बच्चे की ऐसी की तैसी। वो भी सुंदस को छेड़ना फ़र्ज समझती थी। वो आज़म की वापसी से 2 रोज़ पहले ससुराल आ गई थी। उसने आज़म के लिए सरप्राइज़ तैयार किया था। वो सरप्राइज़ में इतनी मगन थी कि उसने और कुछ देखा ही नहीं, ना सास के माथे पर पड़ने वाले बल और ना मारिया भाभी का उतरा चेहरा। जिस दिन आज़म ने आना था उस दिन वो सुबह ही किचन में घुस गई। उसने कड़ी बनाई, कस्टर्ड बनाया, फिर से आज़म के ख्यालों में खो गई थी जब नवीरा का खिलाफ मामूल फ़ोन आ गया। ताया जी ने जिद की है कि कल भाई की मेहंदी पर ही मेरा और आहत का निकाह पढ़वा दिया जाएगा। मैं अब तक चुप थी, हर बात मान रही थी, मगर बड़ों को इतनी जल्दी क्यों पड़ गई है, मेरी समझ से बाहर है। नवीरा शदीद तनाव का शिकार थी। तुम लोगों ने कौन सा बैरून मुल्क तफरी के लिए जाना है? न तुम हाथ से निकली जा रही हो, न आहत भाई। सुंदस चावल उबाल रही थी। ये सुनकर शशोपंज में मुब्तला होगी। अब मैंने गोटे वाले हरे जोड़े में निकाह नहीं पढ़वाना, मुझे नया जोड़ा लेना है, मेरे साथ चलो। नवीरा बजिद थी। आज़म ने आज वापस आना है। सुंदस ने डरते हुए इनकार किया। ताया जी के कोई आलम फाजिल दोस्त आ रहे हैं। ताया जी चाहते हैं कि उनके बेटे का निकाह वो अलामा साहब भी पढ़ाएं, मुबारक होगा, इसलिए निकाह कल ही होगा। बाकी कोई भी मेरा तो नहीं सोच रहा, तुम तो सोचो। नवीरा जज्बाती हुई। सुंदस ने इफ्रा की थ्योरी अप्लाई की। सुंदस और आज़म के मामले में सब सही सिमत जा रहा था और रास्ता हमवार था, जबकि नवीरा और आहत की शादी में बहुत कुछ खींच खांच कर ज़बरदस्ती तकमील तक पहुंचाया जा रहा था। आहत की नौकरी, नवीरा की पढ़ाई, बेशुमार सवालिया निशान भी मौजूद थे, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय इसके कि नवीरा का निकाह बदमज़गी का शिकार होने से बचा ले। उसने चावल छाने, पर्स पकड़ा और सास को बताकर बाहर चली गई। वो तो सुंदस की खुशबू का आदी हो चुका था। ये हफ्ता दोनों ने अलग गुजारा था, तो वो फिर से मियाँ बीवी से महबूब बन गए। वो उसको मिलने को बेताब था। इस बेताबी पर ओस पड़ गई जब घर जाकर मालूम हुआ कि सुंदस है ही नहीं। इस वक्त कहाँ गई है? आज़म का फ़ोन बंद था। उसने बैग से चार्जर निकालते हुए तबसरा किया। मुझे क्या मालूम, कोई मुझे कुछ बताता हो या मुझसे मशवरा करता हो तो मैं कुछ कहूँ ना। चावल छलनी में डाल के प्लेट से ढककर चलती बनी। उसकी अम्मी तो शिकायत की लिस्ट लिए बैठी थी। आज़म ने मज़ीद सवाल नहीं पूछा, मोबाइल ऑन करने लगा। मैं नवीरा का निकाह का ड्रेस लेने आई हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी, आप कब तक आएंगे? सुंदस ने घंटा पहले मैसेज किया था, मैं पहुँच गया हूँ। मोबाइल ऑन हुआ तो आज़म ने जवाब दिया, तुम्हारी स्टडी टेबल अभी ऊपर ही पड़ी है,
تمہاری بیوی کو تو بغیر پوچھے کام کرنے کی عادت ہے، مجھے نہیں. میں نے سوچا پہلے تم سے پوچھ لوں. نہیں چاہیے تو کپڑے دھونے والی کو دے دوں. اس کی امی کا موڈ سچ میں ناگوار تھا. ٹیبل کو کیا ہوا؟ اعظم کو سمجھ میں نہیں آیا. لو تمہیں نہیں معلوم؟ سندس نئی ٹیبل لے آئی. کارپینٹر بھی آیا تھا. LCD دیوار میں لگوا لیے. الماریوں میں تالے بھی لگوائے ہیں. بھلا کیا ضرورت تھی؟ اور بھی نہ جانے کیا کیا سامان بھر کر بازار سے لائی ہے. مجھے تو فضول خرچی پسند نہیں ہے. اوپر جا کر بھی نہیں دیکھا پھر بھی ہائی بلڈ پریشر ہے. ماریا کا چہرہ اترا ہے. اسے ضرور احساس دلوانا ہے کہ اس کے میاں کی آمدن نہیں کہ گھر سے جاتی پھرے. ان کی لسٹ اور طویل تھی مگر اتنے الفاظ نے سندس کے سارے سرپرائز کا ستیہ ناش کر دیا تھا. اس نے مجھ سے کوئی پیسے نہیں لیے، اپنے پیسوں سے لائی ہوگی. اعظم کو سندس کی منمانی سے گلا ہوا مگر اپنی امی کو ٹھنڈا کرنا بھی اس کی ذمہ داری تھی. شادی کے بعد تو سالوں چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کی امی نے پھر شکوہ کیا لیکن جب اعظم کی اتری صورت دیکھی تو چپ ہو گئی. کھانا لگاؤں؟ بیٹا اتنے دن بعد آیا تھا اور ایسا دکھی لگ رہا تھا. ان کا بھی دل دکھا مگر اب سارے وار کر کے زخموں کو کیا رونا. نہیں بھوک نہیں ہے، اعظم نے آہستہ سے کہا اور اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا. اعظم گھر پہنچ کے سندس کو میسج موصول ہوا تو اس نے لپک کر اپنا پارس اٹھایا. اتنی کیا جلدی ہے؟ پہلے بھی اسی گھر میں رہتے تھے نا. نویرا سولٹ الٹریشن کے لیے ناپ دے رہی تھی. شکر اسے سفید غرارہ مل گیا تھا جیسا اسے چاہیے تھا. باجی کہتی ہیں چاہے روٹی چولہے پر دھری ہوئی ہے، شوہر بلائے تو سب چھوڑ چھاڑ کر جانا چاہیے. سندس ٹیکسی بلا رہی تھی. پھر وہی جلی ہوئی روٹی شوہر کو کھلاؤ تاکہ آئندہ ایسا نہ کرے، نویرا نے مذاق سے کہا مگر سندس خدا حافظ الوداع کہہ کر نکل چکی تھی. آپ اتنی جلدی آ گئے، میرا سارا سرپرائز خراب ہو گیا. سندس نے کمرے میں آتے منہ لٹکایا. کیوں، کیا میں نہ آتا؟ وہ انگلیاں پہ وس کیے گمبھیر سوچ میں بیٹھا تھا. سندس کو اس کا انداز چبھا. پھر سوچا وہ دیر سے آئی ہے اس لیے اعظم خفا ہوں گے. دیکھیں میں نے کمرہ کتنا اچھا سیٹ کیا ہے. یہ لیمپ میں نے اور نویرا نے بہت ڈھونڈ کر لیے ہیں. اس نے بٹن آن کر کے لیمپ روشن کیے. نویرا تمہاری وہی سہیلی ہے نا جس نے تمہاری مہندی پر ڈانس کیا تھا؟ اعظم نے مزید کہا. سندس کے دل کا ایک حصہ اعظم کے لیے دھڑکتا تھا تو دوسرے میں نویرا کی حکومت تھی. دونوں جھلس کے. اس سوال کا جواب آپ جانتے ہیں. وہ تو اپنی محبت کا مسکن سنوار رہی تھی. اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اعظم ایسا رد عمل دکھائے گا. کہاں گئی تھی؟ اعظم نے پوچھا. نویرا کے ساتھ. اس نے چوروں کی طرح جواب دیا. یہ ہمارا کمرہ ہے، میرا اور تمہارا. تم نے میرے بجائے کسی اور کے ساتھ سیٹ کر لیا. میں اتنے دنوں بعد آیا اور تم اس کے ساتھ باہر گھوم رہی تھی. تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہ آیا؟ اس نے دکھ سے کہا. وہ جانتا تھا اس کے رویے کی کاٹ اس باعث تھی کیونکہ سندس کے بچکانہ پن سے اس کے گھر والوں کو تکلیف ہوئی تھی. مگر گلا کرتے ہوئے اس نے سارا ذمہ سندس اور اس کی چہیتی سہیلی پر ڈال دیا تھا. میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی. صبح سے آپ کے لیے کھانا بنایا. وہ تو نویرا کا کل نکاح فکس ہو گیا، جلدی میں جانا پڑا. سندس کا دل کیا رو دے. تم اب ایک شادی شدہ عورت ہو، ذمہ داریوں کا احساس کیا کرو. گھر دیکھو، امی کو ٹائم دو. لیکن تم میرے جاتے ہی اپنی چھچوری سہیلی کے ساتھ گھومنے چلی گئی. وہ کن الفاظ میں شکوے کرتا کہ اس کی امی پر کوئی انگلی نہ اٹھتی. وہ سندس کو گالی دے دیتا تو اسے اتنا دکھ نہ ہوتا مگر اس نے نویرا کو بہت برا کہہ کر حد پار کر دی تھی. یہ والی ایپیسوڈ یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. امید ہے آپ کو یہ والی ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ اگلی سننے کے لیے ایکسائٹیڈ بھی ہوں گے. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.